सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। शीरो लॉयड का न्यू पेट उसकी सिंपल कमांड को तो आसानी से समझ पा रहा था, लेकिन मुश्किल बातें और कमांड उसकी समझ के बाहर थीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉयड और सिल्फा दोनों के ही दिमाग में एक नाम आता है, प्रिंसेस एलिस, जो कि एक टावर में रहती है और वो शायद इनकी हेल्प कर सके। एलिस टावर देखने में कमाल का था, जिसे देखकर ग्रिम लॉयड से पूछता है कौन है ये लेडी एलिस, जिस पर लॉयड उसे बताता है कि एलिस डे सेल्यूम 6th प्रिंसेस है सेल्यूम राज्य की और मुझसे 3 साल बड़ी मेरी बहन है। और जैसा कि देख रहे हो वो एक एनिमल, रेप्टाइल, बर्ड और मॉन्स्टर लवर है और ये उसी का टावर है जिसमें वो इन सब की केयर करती है। तभी एलिस भागते हुए लॉयड के ऊपर प्यार से कूद जाती है और उसे किस भी कर लेती है, जिससे सिल्फा की थोड़ी सटक गई थी। लॉयड तो थोड़ी देर के लिए जन्नत में ही चला गया था। तभी वहां एलिस की मेड एरिस भागते हुए आती है, जो कि एलिस पर चिल्लाती है कि आप हर बार जब भी लॉयड से मिलती हैं उसे किस क्यों कर लेती हैं, जिसका जवाब साफ था, एलिस को लॉयड क्यूट लगता है। वैसे एलिस पूछती है यहाँ पर क्यों आना हुआ, क्या इस वियरवुल्फ से कुछ लेना देना है। लॉयड उससे बताता है कि उसका नाम शीरो है और हाँ, उसे अच्छा लगा कि एलिस देखते ही समझ गई कि शीरो एक वियरवुल्फ है। हालांकि एलिस शीरो के साथ काफी कंफर्टेबल भी हो गई थी। तभी सिल्फा लॉयड के कानों में बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि एलिस माना के कॉन्सेप्ट को जानती भी है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स कमांड इन एनिमल्स को दे पाएगी, तो हमें चलना चाहिए। लेकिन लॉयड थोड़ा देर रुकने को बोलता है। लॉयड पूछता है तुम्हारे पास भी तो एक वियरवुल्फ है, उसे बुलाओगी क्या। एलिस ऑलरेडी उसे बिना कहे बुला चुकी थी और वो वियरवुल्फ इतना तेज था कि लॉयड और सिल्फा को भनक भी नहीं लगी थी कि उनके पीछे वो कब आ गया और कब उसने सिल्फा का हेयर बैंड ले लिया और आके एलिस को दे देता है। एलिस बताती है कि इसका नाम लीरू है और ये एक लेजनर फेरेनर है। ग्रिम देखकर हैरान था कि ये तो एक हाई क्लास वियरवुल्फ है और लॉयड इंप्रेस था कि ये तो मेरे प्रेजेंट डिटेक्शन में भी पता नहीं चला कि यहाँ पर कब आ गया। लेकिन ये इतनी हैरानी की बात नहीं थी। हैरानी की बात ये थी कि एलिस ने बिना कहे उसे कमांड भी दे दी थी यहाँ पर आने की। लॉयड इस बात को सोच के काफी एक्साइटेड था कि इतनी कॉम्प्लेक्स कमांड वो भी बिना बोले कैसे, और वो अपनी बहन से उसे ये सिखाने को बोलता है। एलिस स्टाइल में बोलती है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा, जिस पर लॉयड तैयार था और एलिस बताती है कि इसका एक ही सीक्रेट है और वो है प्यार, जिसे सुनकर कुछ खास समझ नहीं आता किसी को। लेकिन एलिस बस बोल रही थी कि प्यार से ये सब वो करते हैं जो मैं कहती हूँ और सारे एनिमल्स मॉन्स्टर उसके पास आके चिपक जाते हैं। एलिस बोलती है कि कोई फायदा नहीं प्रिंस लॉयड, प्रिंसेस एलिस एक प्रोडिजी यानी एक्सेप्शन है और उनके अंदर ये नेचुरल एनिमल का मैग्नेटिज्म है। जिसे सुनकर एलिस बोलती है कि ये तुमने थोड़ा गलत बोल दिया, ये तो बस मेरा प्यार है। और उसके दुखी होते ही सारे एनिमल सिल्फा और एलिस के कपड़े फाड़ देते हैं और ना जाने क्या क्या हरकतें कर रहे थे, क्योंकि एलिस को लगता है कि ये कोई भी कर सकता है। सिल्फा लॉयड को वापस चलने को बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि ये प्यार व्यार इन सब में कुछ नहीं कर पाएगा। पर तभी लॉयड काफी शांत था, जबकि जानवर और मॉन्स्टर तो उसके ऊपर भी थे, क्योंकि लॉयड बस प्यार से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखकर सिल्फा तो अलग ही सपने देख रही थी कि लॉयड प्यार में अगर इंटरेस्टेड हो गया तो उसके भी कुछ ख्वाब सफल हो जाएंगे। अब पता नहीं ये कैसे अजीब से ख्वाब देख रही थी, लेकिन एरिस को उसे देखकर डर लगता है। तभी लॉयड बोलता है कि मैं बस ऑर्डर दे रहा था शीरो को, लेकिन एलिस ऐसा नहीं करती। वो बस अपनी इच्छा को इन सबको बताती है और ये सब वही करते हैं जैसा वो चाहती है। और जब वो ऐसा करती है तो इनडायरेक्टली या कहें एलिस को पता ही नहीं चलता कि उसके माइंड से माना फ्लो होता है और वो डायरेक्ट इनके माइंड में जाता है, जिससे ये सब वही करते हैं जो एलिस इमेजिन कर रही होती है। तो ऑर्डर देने की जगह पर वो बस अपनी मेंटल इमेज को शेयर करती है और वो शीरो के साथ भी यही कोशिश करता है, जिससे शीरो उसके गोल गोल चक्कर लगाने लगता है, वो भी बिना कुछ बोले। और शीरो वो सब कर रहा था जितना लॉयड सोच रहा था। एरिस ये देखकर हैरान थी कि लॉयड भी एलिस की तरह एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसने ये थोड़ी ही देर में ये सब समझ लिया था। लेकिन सिल्फा के ख्वाब बिखर गए थे। एलिस चिल्लाती है कि प्यार इतना भी कठिन नहीं है जितना लॉयड ने अभी समझाया, जैसे ये माइंड, ये माना, ये सब बातें फालतू हैं। लॉयड बोलता है कि तुम्हारी बात सही है, बिना प्यार के एनिमल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम भी ये इजीली कर लेती हो क्योंकि तुम्हें एनिमल से प्यार है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बिना लगाव के प्यार के एनिमल्स आपकी कभी भी बात नहीं मानेंगे। जिसे सुनते ही एरिस, एलिस और सिल्फा और बाकी सभी एनिमल्स और मॉन्स्टर इंप्रेस होकर लॉयड को पकड़ लेते हैं। वहां से निकलते ही लॉयड को सिल्फा अब स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए बोलती है, जिसे सुनकर लॉयड बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर मना करता उससे पहले एल्बर्ट वहां आके सिल्फा को मना कर देता है कि आज नहीं, आज मुझे कुछ बात करनी है लॉयड से। लेकिन इस फैसले से सिल्फा और एल्बर्ट में कुछ लड़ाई के आसार दिख रहे थे। तभी लॉयड एल्बर्ट से पूछता है कि क्या बात है। एल्बर्ट बताता है कि उसे वो किसी से मिलाना चाहता है और शायद तुम्हें
वो याद हो, और वो और कोई नहीं बल्कि लॉयड का बड़ा भाई और फोर्थ प्रिंस डियान था। असल में डियान एक ब्लैक स्मिथ बाय प्रोफेशन है और जब वो सिर्फ 10 साल का था वो पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्य बैटराम में स्मिथगिरी सीखने चला गया था और वो ये जानना चाहता था कि लॉयड ने जो तलवार मैजिकल स्पेल से बनाई थी वो बस अफवाहें थी या सच है, और इसीलिए वो इन सब में इंटरेस्टेड है। जिसे लॉयड सुनकर इम्प्रेस था कि कैसे वो प्रिंस होने के बाद भी सिर्फ किंगडम की भलाई के लिए दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए चला गया। डियान रोकता है कि ये सब मेरे बारे में नहीं है, मुझे ये करके दिखाओ कि ये सब तुमने कैसे किया, और वो सारा सामान जो जरूरत का है वो यहाँ पर अभी है, तो शुरू हो जाओ। लॉयड काम करना स्टार्ट करता है। डियान सोचता है कि तलवारों पर जादू एक एडवांस स्किल है और एक से ज्यादा तो बैटरैम में भी कोई नहीं करता। लॉयड तलवारों पर स्पेल लिखना स्टार्ट करता है और स्पेल खत्म होते ही डियान की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल आदमी भी बता सकता है कि लॉयड की टेक्निक काफी यूनिक है, तेज और बारीक है, जिसे देखकर डियान इम्प्रेस और शॉक दोनों ही था, क्योंकि एक तलवार पर काफी ज्यादा मैजिक इस्तेमाल किए गए थे। स्ट्रेंथ, रीइंफोर्स, इलास्टिसिटी, सेल्फ क्लीनिंग एंड सेल्फ रिपेयर, और इन सब का मतलब था कि लॉयड सच में कमाल का है। डियान लॉयड को उठाकर बोलता है कि तुम्हारी हेल्प से मैं अपना सपना सच कर पाऊंगा, एक अल्टीमेट स्पेल बाउंड स्वॉर्ड जो कि नॉर्मल वेपन से कई ज्यादा पावरफुल होगी। जब तुम स्टील पर स्पेल यूज करोगे तब नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल वेपन बनते हैं, जो कि इन वेपन को सुपर वेपन बना सकता है, जो कि तभी मुमकिन है जब एक मैजिशियन और स्मिथ एक साथ काम करें। डियान उसे बताता है कि कैसे बचपन में उसे भी मैजिक पसंद था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके अंदर ये टैलेंट नहीं है तो उसने हार नहीं मानी, क्योंकि मैजिकल वेपन्स कमाल के होते हैं जो कि बिना जादू सीखे भी किसी को भी जादू यूज करना सिखा देते हैं। विंड ब्लास्ट, फायर ब्लास्ट और कई सारी चीजें तलवार से की जा सकती हैं, और डियान इस कंट्री को ऐसा बनाना चाहता था जहां बिना मैजिक के कोई ना रहे। लॉयड उसके ड्रीम को सुनकर एक्साइटेड था, क्योंकि उसे तो बस अपने तलवारों के मास प्रोडक्शन से मतलब था, और वो तैयार हो जाता है। लॉयड डियान भाई के साथ काम करने के लिए तैयार था। डियान लॉयड को उसे बॉस कहने को बोलता है और बॉस चेला तैयार थे इस सारी दुनिया का लोहा पिघलाने के लिए। लॉयड पूछता है तो कैसा मैजिक चाहिए तलवारों पर। डियान फायर मैजिक चाहता था, जिस पर लॉयड उसे पायलान से इंसिनेस यूज करने का ऑफर करता है, लेकिन डियान बोलता है कि नहीं यार, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पायलान से इंसिनेस के फॉर्मूले में 14 पार्ट हैं, स्पेल बाउंड में सिर्फ 5 ही यूज करे जा सकते हैं। तभी लॉयड बोलता है कि ठीक है ना, मैं कंप्रेस कर देता हूँ 2 पार्ट्स में, और उसने कंप्रेस कर भी दिया था, और जैसे ही वो स्टील पर रखता है स्टील टूट जाता है, क्योंकि पायलान से इंसिनेस का वेट बहुत ज्यादा लग रहा था, और वो इसके 3 पार्ट्स में कंप्रेस करने का सोचता है, या फिर शायद 4 पार्ट, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी वहां पर सिल्फा और सीरो भी आ जाते हैं, लेकिन स्टील बार बार टूट ही रहा था। लॉयड को भी अब बुरा लगने लगता है कि उसने इतना सारा माना एसेंस इंक वेस्ट कर दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो तो पायलांसे के स्पेल को एक नॉर्मल फायरबॉल के लेवल पर भी ले आया था, लेकिन गलती क्या हो रही थी समझ ही नहीं आ रहा था। ग्रिम पहली बार लॉयड को देखकर हैरान था कि वो इतना परेशान है। तभी ग्रिम का ध्यान उस इंक पर जाता है। तभी डियान लॉयड को चीयर करता है कि कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा, जिससे लॉयड इमोशनल हो जाता है। ग्रिम चुपके से लॉयड से बोलता है कि यह माना एसेंस गड़बड़ है, और डियान बताता है कि माना एसेंस उसने काफी सस्ते में बहुत सारा ले रखा है, जो कि मेन फसाद की जड़ थी। वाटर क्लास स्पेल प्योरीफैक्ट से लॉयड देखता है कि ये माना एसेंस की इंक 3rd क्वालिटी की है। इसमें हेमेटाइट नाम का इंग्रेडिएंट नाम मात्र है, जो कि नॉर्मल वेपन के लिए काफी है, लेकिन पायलान से जैसे हैवी वेपन के लिए ये बहुत ज्यादा ही कम होगा। जिससे वो पूछता है डियान से कि हेमेटाइट है उसके पास, लेकिन डियान बोलता है कि ये तो मॉन्स्टर के कोर से बनता है ना, और काफी ज्यादा रेयर होता है, तो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। लॉयड डंजियन जाने का सोचता है, जिससे सिल्फा बोल देती है कि चलो साथ में डंजियन चलते हैं, लेकिन लॉयड ताओ से पहले ही डरा हुआ था, तो बहाना बनाता है कि सिल्फा तुम एक प्रिंस को कैसे बाहर जाने दे सकती हो। सिल्फा बताती है कि उसने इसके बारे में किंग से उसी दिन ही परमिशन ले चुकी थी जिस दिन वो लोग मॉन्स्टर हंट से वापस आए थे, जिससे लॉयड और बेहतर तरीके से इस दुनिया को देख सके, और अब लॉयड फंस गया था। लॉयड और सिल्फा अपने पहले एडवेंचरर मिशन के लिए एडवेंचरर गिल्ड जाते हैं। एडवेंचरर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट कैटरीना उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देकर स्वागत करती है। लॉयड फॉर्म भरता है और अगला काम था एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखना, जिससे उसका मैजिक लेवल पता चलेगा, जिसके हिसाब से मिशन उसको दिए जाएंगे। लॉयड बॉल को देखकर सोचता है कि पिछली लाइफ में वो ये एकेडमी में एक बार कर चुका है, जिसे टच करने से छूने वाले का माना लेवल, स्टैट्स और एबिलिटी पता चलती है, लेकिन अभी अगर इस बार टच किया तो ये बॉल बूम हो जाएगी, जिसके लिए वो अपना माना लेवल को इतना कंप्रेस कर लेता है जिससे उसकी रेटिंग ई निकली थी, जिसे देखकर पीछे बैठे एडवेंचरर हंसने लगते हैं। कैटरीना हैरान थी कि मैजिक की क्वालिटी तो ए रैंक की है, लेकिन रेटिंग ई निकली है,
और ये एक एक्सपीरियंस मैजिशियन की निशानी होती है। और लॉयड परेशान था क्योंकि वो एक नॉर्मल लेवल शो करना चाहता था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। कैटरीना उसे चीयर करती है कि प्रिंस लॉयड, आप सबसे ज़्यादा काबिल हो सिल्वर ब्लेडर के बाद, जिसे सुनकर पीछे बैठे एडवेंचरर गुस्सा होते हैं कि इस चूहे को सिल्वर ब्लेडर से कंपेयर करने की हिम्मत कैसे हुई। लेजेंडरी सिल्वर ब्लेडर जब अपनी तलवार उठाती हैं तो हजारों डीमंस का खात्मा होता है डंजियंस में, लेकिन ए रैंक होते ही वो अचानक से पता नहीं कहां चली गई। और इस ई रैंक चूहे का कोई लेना देना नहीं है उससे। सिल्फा कैटरीना से अवेलेबल डंजियन मिशन के बारे में पूछती है। कैटरीना बताती है कि उसके लिए टीम में एक बी रैंक का एडवेंचरर होना जरूरी है, तो सिल्फा फिर से री रजिस्टर करने का बोलती है। पर इतने में उन एडवेंचरर में से एक सिल्फा को बोलता है कि बेबी, इस बच्चे को छोड़ो ना, हम डंजियन डेट पर चलते हैं। तभी अचानक से उस मुच्छड़ की मूछें कट जाती हैं। कैटरीना बोलती है कि लगता है तुमने गलत लड़की पर ट्राई मार लिया, क्योंकि सिल्फा ही तो सिल्वर ब्लेडर है, जिसे सुनकर वो लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन कैटरीना बताती है सिल्फा को कि री रजिस्टर में 2 रैंक कम कर दी जाती हैं एडवेंचरर की, जिससे सिल्फा सी रैंक पर आ जाएगी, जिससे वो लोग डंजियन मिशंस नहीं ले पाएंगे। तभी वहां पर ताओ एंट्री मारती है, ये बोलते हुए कि लगता है लॉयड को मेरी जरूरत है। और सिल्फा लॉयड से बोलती है चलो घर चलते हैं। ताओ चिल्लाती है रुको। सिल्फा बोलती है कि तुम तो कहीं अपने आशिक को ढूंढने में लगी थी ना, वो रॉबर्ट वाला बंदा। लेकिन तभी ताओ दुखी होकर बताती है कि उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, उसको हर डंजियन में ढूंढा, और उसको ढूंढने के चक्कर में मेरी रैंक ए हो गई, पर वो नहीं मिला। और इसीलिए वो अब लॉयड की हेल्प करके प्रिंस एल्बर्ट के साथ अपनी डेट फिक्स करेगी। लॉयड जब तक मिशन देख रहा था, बाकी एडवेंचरर बातें करते हुए बोलते हैं कि चूहा तो ताओ को भी जानता है। और उधर सिल्फा और ताओ लॉयड का दिया हुआ पोंचो के लिए आपस में लड़ रहे थे। लॉयड इंप्रेस था कि सिल्फा बहुत अच्छी एडवेंचरर थी, जिससे सिल्फा शर्माती है कि वो तो ट्रेनिंग के लिए ऐसा किया करती थी जब वो बहुत इमेच्योर थी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें वो उस वक्त नहीं हरा पाई थी, और उन्हें असैसिन गिल्ड नाम से जाना जाता है। डंजियन में जाते ही वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जो उनको चाहिए था। उधर महल में एल्बर्ट डियान के पास जाके उसका काम देखता है। डियान एक्साइटेड था लॉयड के वापस आने से, जिसमें कुछ दिन लगेंगे। एल्बर्ट थोड़ा परेशान लगता है कुछ दिन सुनकर। डियान समझ जाता है कि वॉर स्टार्ट होने वाली है। डियान एल्बर्ट को बोलता है कि थोड़ा वेट और कर लो, फिर हम लॉयड के आते ही मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे मैजिकल वेपन्स का। लेकिन एल्बर्ट बोलता है कि मैंने तुम दोनों को सिर्फ तुम्हें भाई की तरह मिलने के लिए बुलाया था, तो वॉर की चिंता मत करो। लेकिन डियान तैयार नहीं था। एल्बर्ट उसे दिलासा देता है कि अगर एक दिन ये तलवार किसी एक की भी जान बचा पाई तो ये कमाल होगा, तो अपनी खोज जारी रखना। डियान बोलता है कि लगता है वो दिन जल्दी आएगा, क्योंकि लॉयड वापस आ गया था। और एल्बर्ट भी अब खुश था क्योंकि लॉयड की स्माइल उसे स्ट्रेंथ देती है। और वो लोग फाइनली उस वेपन को तैयार कर लेते हैं। टेस्टिंग में डियान उसके एक वार से पूरा ग्राउंड जला देता है, जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि लॉयड ने फिर से कुछ ज्यादा ही मैजिक कर दिया था। लेकिन काम खत्म और मास प्रोडक्शन के लिए लॉयड काफी ज्यादा एक्साइटेड था उसी रात को। और लॉयड समझ गया था कि आज एल्बर्ट थोड़ा परेशान लग रहा है, पर उसे पता नहीं था कि किस लिए। और तभी उसे सेंट्रल गार्डन में किसी एक अजीब चीज की प्रेजेंस महसूस होती है, जिसका हल्का सा लेकिन ना के बराबर साइन था, जिसे शीरो और ग्रिम दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या था वो, और या फिर कहीं कौन था वो, ये पता करने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड देखते हैं। वीडियो खत्म। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।